हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नई स्टडीज में। दोस्तों आज हम ब्रिटिश कालीन कुछ जो कृषि व्यवस्था थी और ब्रिटिश काल में वन व्यवस्था कैसी थी, ब्रिटिश काल में जल व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, इन सब चीजों के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों देखो, जो भी बच्चे जिनका भी फिजिकल क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल अब मुझे लगता है समय मिल रहा है, जो बात के बच्चे उन्हें अतिरिक्त समय मिल रहा है, और जो पहले के जिनका पहले पहले दिन हो भी गया है उनको भी मतलब ठीक ही रहा होगा, क्योंकि समय था 20-22 दिन बहुत होता है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अब दुगनी कर दीजिए। देखो, जिसका फिजिकल क्लियर होते रह रहा है, आप लोग अपनी पढ़ाई अब बढ़ा दो, ठीक है। अब लगातार मेहनत और तेज कर दो, तेजी से अपना और सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है आप लोगों ने। साथ ही जो कल मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया था वो आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। तो अपना मूल्यांकन भी आपने करना है, उसका क्लास भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, तो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही अपने भाई बंधु या जो भी आपके आसपास आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको क्लासेस शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, ब्रिटिश काल में भूमि धारण अधिकार, ठीक है, ब्रिटिश काल हमारा चल रहा है, इसमें भूमि धारण अधिकार, ठीक है, भूमि धारण अधिकार। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज भूमि धारण अधिकार, मतलब भूमि किसके कब्जे में रहती थी, कौन स्वामी होता था उसका। भूमि को क्या कहा जाता था? थात, ठीक है। भूमि क्या थी? थात, ठीक है। और भूमि का मालिक क्या हो जाएगा? तो भूमि का स्वामी क्या हो जाएगा? थातवान, ठीक है, थातवान। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। थातवान का कृषक कौन होता था? थातवान का कृषक, यानी कि थातवान किसको अपने खेत में कार्य करने के लिए लगता था? जो कृषि दास होता था, जैसे हमने कैनी पढ़े थे ना, कैनी। ऐसे यहाँ पर था कृषक जो थातवान का होता था, उसे बोलते खैकर। क्या बोलते थे? खैकर, ठीक है। इसे क्या बोलते? खैकर। जो कि दो प्रकार के होते थे, एक होते थे पक्के खैकर, एक होते थे कच्चे खैकर, ठीक है। दो प्रकार के खैकर थे, एक थे पक्के और दूसरे थे कच्चे, ठीक है। पक्के कैसे होते थे? जो कभी भूस्वामी रहे थे, जो कभी भूस्वामी रहे थे, ठीक है, भूस्वामी रहे थे, भूस्वामी रहे थे, लेकिन वर्तमान में भूस्वामी नहीं है अब, ठीक है। पहले भूस्वामी रहे थे, लेकिन वर्तमान में उनसे भूमि स्वामी के जो अधिकार थे वो छिन गए। मतलब जो कभी किसी भूमि के स्वामी रहे थे और वर्तमान में यदि उसी भूमि में वो कार्य कर रहे हैं और किसी अन्य के अधीन रहते हुए कार्य कर रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? पक्के खैकर। कच्चे खैकर क्या थे? जो कभी भूस्वामी नहीं रहे, जो कभी भूस्वामी नहीं रहे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? कच्चे खैकर। जो कभी भूस्वामी नहीं रहे, ये क्या हो जाएंगे? कच्चे खैकर। तो देखो, भूमि क्या थी? थात। भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? थातवान। थातवान का कृषक क्या होता था? खैकर, ठीक है। खैकर दो प्रकार के थे, एक पक्के खैकर थे, एक कच्चे खैकर थे। पक्के खैकर जो कभी भूमि के स्वामी रहे थे, लेकिन वर्तमान में उसी भूमि पर मजदूर के, यानी कि जो कृषक मजदूर है उसके रूप में कार्य कर रहे थे। और जो कच्चे खैकर होते थे वो कभी भूस्वामी नहीं रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिरतान क्या होते थे? सिरतान, ठीक है, एक शब्द है सिरतान। सिरतान क्या होते थे? जो भूस्वामी उसको नकद रूप में वार्षिक किराया देता, ठीक है। भूस्वामी को नकद रूप में वार्षिक किराया देते थे, वार्षिक किराया देते थे, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? सिरतान। मतलब भूमि पर ये भी कमाते थे, लेकिन उसका जो किराया है लीज पर, जैसे होता है ना, लीज पर देना, किसी चीज को लीज डीड में देना, वो क्या होता है? सिरतान, ठीक है। सिरतान भूमि को लेते थे और उसके बदले भूस्वामी को किराया देते थे उसका, ठीक है, यानी कि लीज पर या फिर ठेके पर, एक हिसाब से समझ लो, उसको लेते थे। तो ये कुछ ऐसी शब्दावलियां जो हमने पहले भी पढ़ ली, हमने चंद काल में पढ़ा इनको, हमने पंवार काल में पढ़ा इनको, लेकिन ब्रिटिश काल में देखो, अंग्रेजों ने ज्यादा बदलाव नहीं किया। शुरुआत में ज्यादा बदलाव नहीं किया अंग्रेजों ने, धीरे धीरे फिर उन्होंने बंदोबस्त, यहाँ पर कृषि बंदोबस्त किए, वन बंदोबस्त किए, ठीक है, कुछ सुधार किए। हालांकि जो उनका इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट होता था उसका अंग्रेजों को ही होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुधार भी उन्होंने किए थे, ठीक है। तो कुल यहाँ पर जो उनके समय पर बंदोबस्त हुए थे, कुल 11 बंदोबस्त उत्तराखंड में हुए थे, भूमि बंदोबस्त। तो वो यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो ज्यादा जरूरी मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है। बाकी यदि हम कृषि जब देखेंगे, वहां पर मैं आपको जो कृषि संबंधित बंदोबस्त है वो वहां पर मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब हम कृषि पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि दो दो बार रिपीट नहीं करना है, उतना समय है नहीं। इसके अलावा देखो, कुछ प्रमुख शब्दावलियां उस काल में, कुछ प्रमुख शब्दावलियां,
पहले भी हम इनको देख चुके हैं हल्का हल्का, ठीक है। शब्दावलियां क्या थी? सबसे पहले थी गूठ, ठीक है। गूठ भूमि क्या होती थी? गूठ क्या होती थी? ये होती थी, देखो, मंदिरों को दी गई भूमि, ठीक है। मंदिरों को दान में दी गई भूमि क्या होती थी? गूठ। मंदिरों को दान में दी गई भूमि, ठीक है, ये क्या होती थी? गूठ भूमि। दूसरा होती थी, देखो, सदावर्त। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सदावर्त, सदावर्त क्या होती थी? धार्मिक कार्यों में उपयोग आने वाला अनुदान। ये क्या था? एक हिसाब से अनुदान था। एक हिसाब क्या था? अनुदान था, जो कि धार्मिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता, ठीक है। धार्मिक कार्य हेतु, जो धार्मिक कार्य हेतु अनुदान दिया जाता वो होता था सदावर्त। तीसरा था, देखो, साझी। पहले हलिया, ठीक है। हलिया, हलिया क्या होता था? हल चलाने वाला, ठीक है। हल चलाने वाला, हल चलाने वाला। अब हल किस में चलाएगा? माना जैसे होता है ना, आज भी आपने कई जगह देखा होगा, पहाड़ों में होता क्या है कि कई सारे लोग हैं जो शहरों में बस गए हैं, लेकिन वो अपनी भूमि बंजर नहीं छोड़ते हैं, वो किसी अन्य को वहां पर भूमि में रख देते हैं ताकि वो उसमें मतलब खेती करे, ठीक है। खेती करके कुछ हिस्सा, या तो उसका नकद रूप में, पैसे के रूप में, या फिर कुछ जो उससे फसल उगा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा वो भूस्वामी को दे देता है। होता है ना, कहीं पर आपने देखा होगा आपके गांव में, यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो वहां पर ऐसा अभी भी होता है। तो हलिया वही होते थे जो मतलब बड़े लोग होते थे, या फिर जो अपनी भूमि छोड़ चुके होते थे, या फिर जो किसी अन्य के माध्यम से अपनी भूमि को कमाते थे, ठीक है। तो जो उस भूमि पर जिसको वो रखते थे वो होता था हलिया, ठीक है। हलिया जो उन्हें उस भूमि के सापेक्ष, मतलब जितनी भूमि है उसके सापेक्ष क्या देता था? या तो पैसा देगा या फिर अनाज देगा, ठीक है। उसे क्या बोलते थे? हलिया। साझी क्या होते थे? देखो, साझी, ये शब्दावलियां पूछी गई हैं पहले, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। साझी क्या होता था? ये होता, देखो, भाबर क्षेत्र में प्रचलित था। ये भाबर क्षेत्र में प्रचलित था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भाबर क्षेत्र में प्रचलित था क्या ये होता था, देखो, एक हिसाब से कृषक होते थे जो भूमि को पट्टे पर लेते थे, ठीक है। भूमि को पट्टे पर लेते थे, पट्टे पर लेने वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साझी, ठीक है। भूमि को पट्टे पर लेने वाला क्या हो जाएगा? साझी, जो कि भाबर क्षेत्र में प्रचलित था। इसके अलावा अन्य शब्दावलियों में एक आता है, देखो, संजायत, ठीक है। संजायत भूमि, संजायत भूमि, जिस पर पूरे गांव का अधिकार होता, पूरे गांव का अधिकार, जिस भूमि पूरे गांव का अधिकार क्या हो जाएगा? संजायत भूमि। आज भी आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जो सार्वजनिक स्थल होता है उसके लिए संजायत शब्द प्रचलित होता है ना। संजायत का ये है, या फिर इस तरह से, ठीक है। तो संजायत भूमि क्या होता है? पूरे गांव का जिसमें अधिकार होता था वो संजायत भूमि होती थी। फिर आता, देखो, सिकमी हिस्सेदार। सिकमी हिस्सेदार, ये शब्द पूछा गया था एक बार। सिकमी हिस्सेदार, ठीक है। सिकमी हिस्सेदार ये क्या होते थे? मतलब मुख्यतः ये जो पारिवारिक, जैसे भाई भतीजा या फिर आपस में भाइयों में, ठीक है, तो इस तरह की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। मतलब जमीन के, जिसमें दो तीन भाइयों में जमीन बटी हुई है तो वो लोग उसमें आपस में खेती कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपस में कमा रहे हैं, वो होते थे सिकमी हिस्सेदार, जो कि संयुक्त हिस्सेदारी थी। संयुक्त हिस्सेदारी, संयुक्त हिस्सेदारी मुख्यतः किसमें देखने को मिलती थी? परिवार में, ठीक है। संयुक्त हिस्सेदारी मुख्यतः पारिवारिक मामलों में देखने को मिलती थी, मतलब जहां पर पारिवारिक जमीन है। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए सबसे निचले स्तर पर कौन होता था? कर संग्रह हेतु, कर संग्रह हेतु सबसे छोटा अधिकारी, अधिकारी, ठीक है, कौन होता था? प्रधान। कौन था? प्रधान, ठीक है। प्रधान होता था जो कि गांवों से कर संग्रह करता था, जितना उसको एरिया बटा हुआ होता था उससे वो कर संग्रह करता था। एक बार ये प्रश्न बन चुका है कि ब्रिटिश काल में कर संग्रह का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर गांवों से कर संग्रह का कार्य कौन करता था? तो कौन करता था? प्रधान। प्रधान का काम ही यही था। वहां पर ये नहीं था कि वो चुनाव लड़ेगा, गांव में शांति व्यवस्था देखेगा, इस तरह कुछ नहीं, विकास करेगा, कुछ नहीं, केवल और केवल उसका एक काम था, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, यानी कि कर संग्रह करना प्रधान का उस काल में काम था। प्रधान किसको देगा? थोकदार को। प्रधान किसको देगा? थोकदार को। प्रधान ने संग्रह किया, उससे ऊपर की जो, उससे ऊपर का जो पद है वो है थोकदार, ठीक है। थोकदार किससे डायरेक्ट बात करेगा? राज्य से या फिर सरकार से।
ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार से। मतलब प्रधान और राज्य के बीच की कड़ी क्या थी? थोकदार। ठीक है, एक थोकदार के अंदर 5-10 प्रधान होंगे। ठीक है, इसके अंडर में 5-10 प्रधान काम करेंगे, वो कलेक्ट करके टैक्स किसको देंगे? थोकदार को। और थोकदार जाके किसको देगा? राज्य को, है ना। तो इस तरह से जो कर संग्रह की व्यवस्था थी ये लागू थी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोकदार क्या था? एक था देखो केसरे हिंद भूमि, ये भी पूछा गया एक बार, केसरे हिंद भूमि। ठीक है, ये पूछा गया एक बार, केसरी हिंद भूमि क्या था ब्रिटिश काल में? ये होती थी बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि थी, बंजर भूमि थी जिसे सरकारी रिकॉर्ड वाली, ठीक है, मतलब जिसको सरकारी अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया, सरकारी रिकॉर्ड वाली बंजर भूमि क्या कहलाती? केसरी हिंद भूमि। तो इसको एक बार फिर से समझ लो आप लोग। देखो, भूमि धारण अधिकार, भूमि को क्या कहा जाता? थात। और जिसके अधीन रहेगी, यानी कि भूमि का जो स्वामी है क्या कहलाएगा? थातवान। सीधा याद करो, वहां मत देखो, सीधा याद करो। भूमि हो गई थात, भूमि को कमाने वाला मतलब जो मेन स्वामी है भूमि का वो क्या आ जाएगा? थातवान। थातवान किसके माध्यम से खेती करेगा? खैकर। खैकर दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से खैकर? एक है पक्के खैकर जो कभी भूस्वामी थे लेकिन वर्तमान में नहीं है। एक है कच्चे खैकर। कच्चे खैकर क्या थे? जो कभी भूस्वामी नहीं रहे, बस कृषक दास या फिर खाली मजदूर के रूप में खेती कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ शब्दावलियां देखो, सिरतान जो डायरेक्ट जो भूमि स्वामी है उसको किराया देते थे भूमि का। ठीक है, फिर देखो गूठ क्या थी? मंदिरों को दान में दी गई भूमि। सदावर्त क्या था? धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान, माना किसी ने, जैसे माना कोई यात्रा चल रही है, वहां पर लोगों को भोजन करा दिया, उन्हें वस्त्र इत्यादि दे दिया, यही तो होता है ना अनुदान। या फिर कुछ धनराशि दे दी, कहीं पर कोई अनुष्ठान करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ धनराशि दे दी, वो क्या होता है? सदावर्त। माना जैसे कहीं पर यज्ञ हो रहा है, किसी ने वहां पर 1000 रुपया दे दिया, तो क्या हो गया? वो सदावर्त में आ जाएगा। ठीक है, सदावर्त हो गया। हलिया, जो हल चलाते थे किस भूमि पर? जो अपनी भूमि किसी अन्य को दे देते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया उदाहरण के लिए, आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग, कई सारे लोग आपने देखा होगा ना, दिल्ली रहते हैं या फिर जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं, हल्द्वानी रहते हैं, या फिर गढ़वाल क्षेत्र के लोग देहरादून रहते हैं, तो अपनी भूमि किसी और को दे देते हैं कमाने के लिए। तो वो जो कमाने वाला है वो क्या हो जाएगा? हलिया। ठीक है, इस तरह से आप उदाहरण से समझो उसको। साझी क्या था? साझी क्या था? जो भूमि पर पट्टे पट्टे के रूप में भूमि लेता था और उस पर खेती करता था। ठीक है, बाकी अन्य शब्दावली में देखो, संजायित भूमि जिस पर पूरे गांव का अधिकार होता था। सिकमी हिस्सेदार क्या होते? संयुक्त हिस्सेदारी, और मुख्यतः पारिवारिक मामलों में देखी जाती है, जहां पर दो भाइयों के बीच में या फिर चाचा भतीजा इत्यादि। ठीक है, इनमें। बाकी कर संग्रह हेतु सबसे छोटा अधिकारी कौन होता था? प्रधान। प्रधान किसके लिए उत्तरदायी था? थोकदार के लिए, और थोकदार सरकार के प्रति। ठीक है, तो प्रधान का कार्य क्या होता था? कर संग्रह करना, और कर संग्रह करके किसको रिपोर्ट करेगा? थोकदार को। अब थोकदार इन सारे प्रधानों पर क्या रखेगा? नियंत्रण रखेगा। ठीक है, उनसे भाई लाओ 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 पैसा लाओ फटाफट, हमें देना, सरकार को आगे बढ़ाना है। ठीक है, थोकदार के पास, थोकदार ने पैसा उठाया, सीधा कहाँ दे दिया? सरकार को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर संग्रह का क्रम ध्यान रखना है। और केसरी हिंद भूमि कैसी थी? बंजर भूमि थी, जो सरकारी रिकॉर्ड वाली। हर एक भूमि नहीं, केवल ऐसी बंजर भूमि जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज थी, वो थी केसरी हिंद भूमि। ठीक है, बाकी बंजर तो बहुत सारी भूमि होगी, लेकिन हो सकता है वो सरकारी रिकॉर्ड में ना हो, सरकारी अभिलेखों में ना हो। तो ऐसी भूमि जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज थी वो थी केसरी हिंद भूमि। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, हालांकि ब्रिटिश काल में ऐसा कोई प्रबंधन किया नहीं गया था, है ना। परंपरागत जो अधिकार थे लोगों को जल पर मौजूद थे वही, और जो जल संरक्षण की परंपरागत चीजें थी, प्राचीन काल से चली आ रही थी, वही चीजें यहाँ पर भी लागू थी। इसमें केवल दो चीजें हमें आपको नई देखने मिलेंगी, वो है कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 और कुमाऊं वाटर रूल्स 1930। बाकी ब्रिटिश काल में आपको अन्य ऐसी कोई चीजें नहीं मिलती, लेकिन जो कुछ शब्दावलियां हैं वो आपको लिखाना जरूरी है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। पिछले वीडियो में एक शब्द आया था गजार या सिमार, यही का शब्द है, उसको मैं आपको लिखा रहा हूँ सारे। ठीक है, सारे शब्द मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो देखो, कोई परंपरागत अधिकारों पर कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया था, जिस कारण क्या हो गया? जल विवाद होना स्वाभाविक था भी, क्योंकि कहीं पर जल था, कहीं पर नहीं था, है ना। कहीं पर देखो, जहां पेड़ ज्यादा होंगे वहां पानी होगा, अब जहां पेड़ नहीं होंगे वहां पानी नहीं होगा। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी कि उत्तराखंड में पानी की कमी नहीं थी, है ना। उत्तराखंड क्योंकि वनों से क्या है, संपन्न प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वन है, लगभग 70% के आसपास यदि आप देखा जाए तो वनीकरण है यहाँ पर, है ना। हालांकि जो
वास्तविक रूप से वन है वो केवल 45.44% ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए चलो 45.44% भी बहुत ज्यादा होता है। अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, लगभग 71% यहाँ पर अभिलिखित वन क्षेत्र है उत्तराखंड का। तो उस हिसाब से यहाँ पर पानी की कमी तो नहीं होगी। फिर हिमालय यहाँ पर है, तो हिमानीकृत नदियां यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है, स्रोतों वाली नदियां यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, यहाँ का जो जल है, क्योंकि संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश से उसको आय अच्छी होती थी। वहां पर क्या है, मैदानी भूमि है, तराई वाली भूमि, और सबसे बड़ी बात क्या है, नदियां वहां पर ले जाके जो खादर है जमा करती है, यानी कि जो मृदा ले जाती है उसको जमा करती है। उससे क्या होता है, वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो सरकार पानी को संयुक्त प्रांत को भेजती थी, तो यहाँ पर लोगों को सीमित अधिकार कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 और 1930 में दिए गए। तो कुछ चीजें हम देखते हैं, देखो, जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियां। जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियां। आप सभी लोग अपने नंबर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कितने नंबर कल बने हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से देखो आप लोग अपनी तैयारी अब आगे बढ़ाओगे। मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से आपको कोई क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हालांकि बीच में क्लास छूट गई थी, उसको मैं आगे आपको जब संडे होगा कभी, क्योंकि कल संडे में तो हो नहीं है, मैं आज देहरादून जा रहा हूँ, और साथ ही 17 तारीख को आपकी क्लास हो सकता है डिस्टर्ब हो 16 और 17 की। हालांकि प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आपको क्लास दे सकूं, ठीक है, लेकिन यदि संभव नहीं हो पाएगा तो 2 दिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, साथ ही पुराना होमवर्क करते रहिएगा। लेकिन होमवर्क में उस दिन के लिए आपको पेन जरूर कर दूंगा, ठीक है, होमवर्क में आपको अतिरिक्त दे दूंगा। तो अपना नंबर आप लोग यहाँ पे जरूर कमेंट करें और मेहनत करते रहिए। देखो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना बेहतर पढ़ रहे हैं, एक न एक दिन आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे आपकी ही एज में जो अभी केवल मस्ती कर रहे हैं जिंदगी में, ठीक है। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 17-18 19 साल के होंगे, मतलब ये भी इंटर पास करके आप आबकारी की तैयारी कर रहे होंगे, 18 साल 19 साल 20 साल। तो आपकी एज में कई सारे ऐसे भी होंगे जो अभी घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचो आप उनसे तो आगे हैं, ठीक है। आपको ऊपर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बस ये कि आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपको मेहनत करना है। मेहनत ही देखो एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल इंसान बनाती है। भले किसी भी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी करो, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी, कोई भी चीज यदि आप करते हैं, इंसान, देखो मैंने आपको पहले भी बोलता, सरकारी नौकरी पर्याप्त नहीं है। सरकारी नौकरी होता क्या है, एक रोजगार का जरिया है, ठीक है, जीने का सहारा है। लेकिन यदि आपको जीवन में कुछ अलग करना है ना, तो आपको मेहनत भी दुगुनी चौगुनी करनी पड़ती है, ठीक है, अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आप लोग हमेशा करिए, नौकरी में जाने के बाद भी आपको मेहनत करना है, ठीक है, अगर बेहतर बनना है। वरना होगा क्या, अगर वहां जाके भी बैठे रहोगे ना, जिंदगी ठप हो जाएगी, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ऑफिस जाने के अलावा बाकी कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत हमेशा करनी होती है, ठीक है। जो परंपरागत प्रणाली है, सबसे पहला आता है उसमें गोल, ठीक है, एक आता है इसमें नौला, ठीक है, गोल होता है, नौला होता है, एक होता है धारा, ठीक है, धारा होता है, एक होता है देखो सिमार, ये कुमाऊनी शब्द है सिमार, ठीक है, सिमार या गजार। एक होता है देखो इसमें चुपटौला, ये भी कुमाऊनी शब्द है, चुपटौला, ठीक है। इनके मतलब भी अभी समझाता हूँ, एक बार लिख लें। ये दो तो खाल, ठीक है, खाल चाल खाल वाला, और घराट, ठीक है, ये आपने कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। गूल क्या होता है, आपने देखा होगा कुमाऊं या फिर कहीं पर भी जहां पर सीढ़ीदार खेत होते हैं, ठीक है, ये पहाड़ है, माने ये सीढ़ीदार खेत है इस तरह से, ठीक है, ये पहाड़ है, सीढ़ीदार खेत है, यहाँ से हल्का सा गधेरा आ रहा है, एक हल्का सा गधेरा आ रहा, और इस गधेरे के किनारे धान के छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से एक हल्की सी गोल निकाल के नदी का पानी कहाँ पर पहुंचा जाता है, उस खेत में, उस खेत तक वो नदी जो छोटा सा गधेरा है उसका पानी पहुंचाया जाता है। मतलब जो बड़ी नहर है उसका छोटा रूप क्या होता है, गोल, ठीक है। और एक खेत से दूसरे खेत पर जब पानी पहुंचे, माना ये खेत है और इसी के निकट में दूसरा खेत है, बीच में 8 मीटर का गैप है, 8 मीटर का गैप है, जो कि छोटा गैप है, मतलब भूमि है, यहाँ पर भूमि है, ऐसा नहीं कि बीच में ज्यादा वैसा गैप है, ये भूमि है। और इस भूमि में यहाँ से यहाँ अगर पानी पहुंचाना है तो इसमें एक छोटी सी नाली सी बना देते हैं, ऐसे आपने देखा होगा ना, छोटी सी नाली, कहीं कहीं पर अगर दलदली भूमि होती है तो पैर हाथ से भी कर देते हैं, ऐसे हाथों से उसको बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बॉल। मतलब गोल का भी छोटा रूप क्या होता है, बॉल, ठीक है, गोल से भी छोटा रूप क्या होता है, बॉल। गोल समझ गए ना, गोल क्या होता है, जो छोटे गधेरे हैं, गधेरे से
खेत तक पानी पहुंचाने वाला जो माध्यम होता है वो होता है गोल, और खेतों से खेतों को जोड़ने वाला माध्यम क्या होता है, बॉल। ठीक है, कहीं कहीं पर देखना जब गैप होता है, माना ये दो चट्टाने हैं, मतलब दो छोटी सी पहाड़ियां हैं, यहां से लेकर यहां तक पानी पहुंचाना है, माना ये 10 मीटर की दूरी है, इस एरिया में यहां से यहां पर पानी पहुंचाना, इसको बोलते हैं दोड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दोड़ा। ये भी पूछा जा सकता है कभी। ठीक है, दोड़ा क्या होता है, ये भी पानी पहुंचाने का एक माध्यम होता है। जैसे आपने देखा होगा केले का पेड़ होता है, केले का पेड़ का कबर यूज करते हैं, मतलब जो उसका छिक्कल होता है ना, मतलब क्योंकि उसमें तना नहीं होता है, छिक्कल होता है ना, इस तरह से उसका निकल जाता है एरिया इतना, आप उसको काट के निकाल लीजिए, तो उसके माध्यम से पानी या धारा बनाने का काम करते हैं। तो दो तीन केले के जो छिक्कल है उसको निकालकर, मतलब पेड़ का, ठीक है, पेड़ का छिक्कल निकालकर, या फिर चीड़ का पेड़ जो होता है या देवदार का पेड़ जो होता है, जो लंबे पेड़ होते हैं, माना 10 मीटर 15 मीटर की दूरी है, तो इसको छिल देते हैं, बीच बीच का एरिया इतना, मतलब इसमें गोल सा निर्माण कर देते हैं इस तरह से, तो उसे क्या बोलते हैं, दोना। ठीक है, दोना बोलते हैं उसको। बॉल क्या हो गया, जो खेत से खेत को जोड़ता है, और गोल क्या हो गया, जो नदी से, मतलब छोटे गधेरे से, नदी से नहीं, नदी से तो बड़ी नहर या फिर केनाल निकलती है। ठीक है, जैसे केनाल और बड़ा रूप होता है, और नहर होती है बहुत बड़ा रूप, जैसे गंगा नहर है, मतलब उसमें तो इंसान बह भी सकता है, डूब भी सकता है, बहुत ज्यादा उसमें पानी होता है, पूरी नदी पलट दी जाती है। लेकिन केनाल क्या होता है, उसका छोटा रूप, जो नहरें बनी है, नहरों से कनेक्ट होती हैं, उससे छोटा रूप क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में गूल होता है, गूल से छोटा क्या होता है, बॉल। और दोना क्या होता है, दो स्थानों को जोड़ने वाला, दो पानी के स्थान, मतलब यहां से लेकर, माना यहां से लेकर इसको जोड़ना है, इस बीच में माना यहाँ से गूल बनी है, ये गूल गई, ठीक है, ये नदी आ रही है कहीं से, यहाँ से गूल गई, यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ से इस चट्टान में इसको पहुंचाना, तो यहाँ पर हल्का सा एक, माना 10 मीटर का एक गैप है, इसमें एक पेड़ काटकर उसको छिल के इस तरह से उसमें नाली सी बना के यहाँ पर लगा दिया, तो ये क्या कहलाता है, दोना। ठीक है, तो तीनों शब्द देखो, गोल, बॉल और दोना, ये तीनों क्या है, कुमाऊनी शब्द हैं। और जो मतलब कुमाऊनी लोग होंगे, आपको बेहतर समझ में भी आ गया होगा, बाकी हर किसी को ये समझ में आ गया दोना क्या होता है, बॉल क्या होता है, और गोल क्या होता है। अब अगली बार यदि आपको मिलेगा निम्न में से कौन कुमाऊनी शब्द है या नहीं है, हो सकता है ये तीनों आपको दे दे। ठीक है, क्योंकि जो पिछला वीडियो वीडियो हुआ था, वहां पर आपको सिमार शब्द मिलेगा, 9 जुलाई का पेपर उठा के देख लो, वहां पर सिमार शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, नौला क्या होता है, ये जल स्रोत, जल स्रोत, जिसको मतलब थोड़ा सा बोलने के मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, जहां पर परंपरागत जल स्रोत है, ठीक है, परंपरागत जल स्रोत में वहां पर एक अच्छा सा उसको आकार दे दिया, मतलब जिससे जल भरने में सुविधा हो, पानी भरने में क्या हो, सुविधा हो, थोड़ा वहां पर थोड़ा गहरा, मतलब पानी एकत्रित हो जाए। ठीक है, माना यहाँ से स्रोत आ रहा है, तो इसको इस तरह से नौला बनाते हैं। आप देखना कुमाऊं क्षेत्र में अधिकतर प्रचलित होता है। ठीक है, इस तरह से नौला बनाते हैं, डिजाइन अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, ये नौला बनता है इस तरह से। ठीक है, ये भरा, तो यहां से इसमें स्रोत होगा, यहाँ स्रोत होंगे, इस स्रोत के माध्यम से पानी क्या होगा, इसमें पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो ऊपर तक भर जाएगा, तो यहाँ से पानी भरने में लोगों को जाके क्या होगी, आसानी हो। एक हिसाब से क्या होगा, टैंक, आधुनिक जो टैंक होता है ना, टैंक, टैंक तो नल के माध्यम से हम भरते हैं, लेकिन नौला क्या है, परंपरागत जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उसमें उसमें कोई नल वगैरह से पानी नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, समझ गए ना, नौला कुमाऊं क्षेत्र में ही ज्यादा बनता है। चंद काल में हमने पढ़ा भी था, एक हथिया नौला, जगत चंद जो बनाया था जगन्नाथ मिस्त्री ने। ठीक है, एक हथिया नौला, वो हमने पढ़ा भी था। तो नौला भी कहाँ पर प्रचलित है, कुमाऊं क्षेत्र में। तीसरा देखो धारा, धारा क्या होता है, मतलब ये भी जल स्रोत है, जल स्रोत है जो हल्की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, हल्की ऊंचाई से मतलब माना 1 मीटर ऊंचाई से गिरता है, 2 मीटर ऊंचाई से गिरता है, झरने का छोटा रूप एक हिसाब से समझ लो। झरना तो क्या होता है ना, गधेरा है या फिर नदी है, उसका पानी एक साथ नीचे जा रहा है। लेकिन धारा क्या होता है, जहां पर छोटा सा जल स्रोत है, माना कहीं पर बांस का जंगल है, उनके नीचे कहीं पर छोटा सा जल स्रोत है और वो हल्की ऊंचाई से गिर रहा है, थोड़ी सी ऊंचाई से गिर रहा है, तो वो क्या होता है ना, धारा। ठीक है, तो धारा क्या हो गया, जो कम ऊंचाई से गिरता है, धारा। गजार या सिमार क्या होता है, दलदली भूमि, मतलब जहां पर प्राकृतिक जल स्रोत है जिस भूमि में, और बहुत सारी जगह पर होता है, माना 10-12 मीटर की एरिया है। ठीक है, ये एरिया पूरी, ये पूरा उसमें क्या हो जाएगी, समा जाएगी, मतलब पूरी तरह तो पानी नहीं दिखेगा इसमें आपको। कहीं पर माना यहाँ पर पानी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन भूमि पूरी क्या रहेगी, हमेशा गीली रहेगी, हमेशा दलदली रहेगी। ठीक है, वेटलैंड टाइप की रहेगी, हमेशा दलदली रहेगी। यदि आप वहां पर चलने जाओगे तो आपका पैर धंस जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमार, मतलब दलदली भूमि से इसका आशय है। सिमार का मतलब क्या होता है, दलदली भूमि। समझ गए ना यहाँ पर आप लोग।
सिमार या गजार का मतलब क्या होगा, दलदली भूमि, ठीक है। ये भी कुमाऊनी शब्द है और पूछा जा चुका है। चुपटौला क्या होता है, देखो चुपटौला होता है, एक हमने पढ़ा नौला, जहां पर हम शुद्ध जो पेयजल होता है, मतलब हम जो व्यक्ति है अपने पीने के लिए जिसको बनाता है वो हो गया नौला। चुपटौला क्या होता है, माना जंगल में जैसे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा अनेक जल स्रोत निकल आते हैं, होता है ना, बरसात में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, 3-4 दिन लगातार बारिश हो गई तो जगह जगह पर स्रोत निकल आते हैं पहाड़ों में। तो उस स्रोत को एकत्रित करने के लिए एक जगह पर, माना ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से एक हल्का सा स्रोत निकला, यहाँ पर इसको एकत्रित करने के लिए छोटा सा एक खड्ड बना दिया, ठीक है, एक छोटा सा खड्ड बना दिया और उसमें वो पानी क्या हो जाएगा, एकत्रित। मतलब किस काम आएगा, जो लोग अपने गाय चराने के लिए जंगल ले जा रहे हैं, गाय चुगाने के लिए जंगल ले जा रहे हैं, उनको वो पानी वो पी सकें ताकि, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, चुपटौला, मतलब छोटा सा ये खाल, या फिर जो ये हम खाल पढ़ेंगे ना, चाल खाल वाला खाल, इसका छोटा सा रूप जो क्या होता है, मानसूनी होता है, यानी कि मानसून के सीजन में, बरसात के सीजन में बनाया जाता है, वो होता है चुपटौला, ठीक है। कुमाऊनी शब्द है ये भी। अगला देखो खाल। खाल क्या होता है, एक डैम टाइप का, वर्षा जल संग्रहण के लिए खोदा गया खड्ड क्या होता है, ये क्या था, प्राकृतिक स्रोत के लिए। प्राकृतिक स्रोत में जो खड्ड खोदा है वो क्या हो जाएगा, चुपटौला। लेकिन यदि कहीं पर वर्षा जल, जैसे माना छत से पानी गिर रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का घर है, ठीक है, इस तरह से घर है, ये छत है, पहाड़ों में ऐसी छतें लगभग बनती हैं, हालांकि आजकल तो जो सीमेंट वाली छतें होती है, लेंटर उसका मतलब वो होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको कुमाऊं में अधिकतर अभी ऐसे घर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के घर। तो इसका जो पानी, माना यहाँ से छत से पानी आया, एकत्रित होकर एक जगह पे यहाँ खड्ड बना देंगे नीचे इसके लिए, ठीक है, यहाँ का भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ, तो इस खड्ड में पूरा ये पानी भर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, खाल। इसे क्या बोलते हैं, खाल। तो इससे देखो जो मवेशी इत्यादि पाले जाते हैं उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, या फिर कृषि कार्यों के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, खाल। और घराट क्या होता है, पंचक्की, ठीक है। घराट क्या होता है, पंचक्की होता है, मतलब पानी से चलने वाली चक्की होती है जिससे गेहूं इत्यादि या फिर अनाज इत्यादि पीसा जाता है पहाड़ों में, ठीक है। अभी भी कई जगह पर प्रचलित है कुमाऊं में, ठीक है। तो घराट क्या होता है, एक तरह की पंचक्की होती है। होता क्या, देखो जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, उन नदियों का पानी लाके एक गूल के माध्यम से, देखो ये गूल आ गया, एक गूल के माध्यम से लाया जाता है और उसके पश्चात, ठीक है, यहां से इसमें लगाया जाता है दोना। ये मैंने आपको बताया था ना, ये दोना लगाया जाता है यहाँ पर, ताकि ये पानी क्या हो, तेजी से, जो नीचे टरबाइन तरह का एक लगाया रहता है ना इस तरह से, जिसने घराट देखा होगा, तो इस तरह से पंखुड़ियों वाला एक नीचे लकड़ी का बना के लगाए रहते हैं, तो ये पानी तेजी से इसमें पड़ता है और ये घूमता है, ये नीचे से घूमता है। ऊपर जो चाक इसमें लगाए रहते हैं, यानी कि पत्थर के जो दो पत्थर, मतलब जिनके बीच में गेहूं इत्यादि पिसता है, इस तरह के 2 पत्थर इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। 2 पत्थर इसमें लगा दिए, तो इसमें यहां से अनाज पड़ेगा, ऊपर लगाया जाता है इसमें एक इस तरह का जो बर्तन टंगा होता है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ होता है, ये भी टंगा होता है। साथ ही यहाँ पर कुछ लकड़ियां इसमें टांग दी जाती हैं ताकि ये पत्थर घूमे। ये देखो यहाँ से पानी आया, नदी से पानी आया, किसमें गिरा, पंखुड़ी में, ये पंखुड़ियां घूमी इसकी, तो ऊपर ये पत्थर घूमेंगे, इसलिए ये लकड़ियां इसमें टकराएंगे, लकड़ियां टकराएंगे तो जो ऊपर ये टांग रखा है, ये टांगा होता है ना, इसमें अनाज डाला हुआ होता है, ये घूमे, ये हिलेगा तो यहाँ पर हल्का सा इसमें क्या होता है, एक होल होता है जहां से अनाज गिरता है, यहाँ पर अनाज गिरेगा और इसमें पिसता रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, घराट काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, घराट यानी कि पंचक्की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी। अब घराट क्या होता है, खाल क्या होता है, चुपटौला, गजार, सिमार, धारा, नौला, गूल, बॉल, दोना क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया। लेकिन देखो इसके अलावा जो घराट है, इस पर सर्वप्रथम कर कब लगाया गया, सर्वप्रथम 1842 में इसको कर के दायरे में लाया गया, ठीक है, कर के दायरे में लाया गया, ठीक है। जो घराट है उसको सर्वप्रथम कर के दायरे में, यानी कि टैक्स, घराट पर सबसे पहले टैक्स कब लगाया गया था, 1842 में, ठीक है। कुछ और चीजें इसमें जो अभी देखो, कुमाऊं जल नियम थे 1917 में आए थे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखो कुमाऊं जल नियम, कुमाऊं जल नियम कब आए थे, 1917 में, ठीक है, 1917 में आई। जो अधिसूचित जिला अधिनियम हमने पढ़ा था 1874 का, उसके तहत, ठीक है, उसके तहत पहली बार कुमाऊं जल नियम बनाए गए 1917 में, और इसके जरिए जो जल संसाधन है उनके नियमितीकरण पर कुछ प्रावधान किए गए, और साथ ही जल संसाधनों पर
सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, तो कुमाऊं जल नियम कब आए? 1917 में आए। अब जैसे ही, भाई इसमें इतना ही, आपने इतना ही नोट करना है, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे ही जल संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो गया, मैंने आपको बताया था कि सरकार कहाँ, संयुक्त प्रांत में ज्यादा पानी भेजना चाहती थी ताकि वहां कृषि अच्छी हो सके, तराई क्षेत्रों में कृषि अच्छी हो सके। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल की समस्या उत्पन्न धीरे धीरे होने लगी, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। हर चीज का विरोध हुआ, देखो वन कानून का विरोध हुआ, जल नियमों का विरोध हुआ, कुली बेगार का विरोध हुआ। तो 1921 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, कुली बेगार आंदोलन। साथ ही 1921 में एक वन आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका असर जब देखने को मिला, तो पुनः इन नियमों में संशोधन किया गया। फिर सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इन नियमों में कुछ सुधार करना चाहिए, तो कुमाऊं जल नियम फिर से आए। कुमाऊं जल नियम कब आए थे? दोबारा 1930 में। ठीक है, 1917 के संशोधित रूप में, मतलब इन्हीं में हल्का बहुत संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधित रूप में इसमें आ गया 1930 में। बस इतना ही फैक्ट आपने ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये उम्मीद है आप लोग ये शब्द बेहतर समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, देखो उत्तराखंड में वन प्रबंधन व आंदोलन, वनों के संबंध में क्या क्या चीजें रही, कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए वन कितना महत्वपूर्ण है। वन है तो वर्षा है, वन है तो प्राणवायु है। ठीक है, मतलब बिना वनों के मानव जीवन क्या है? असंभव है, बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों के जो पेड़ हैं मतलब उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब होता है हम लोग वृक्षारोपण तो कर देते हैं लेकिन उसकी रख रखाव नहीं करते हैं। जीवन में भले एक पेड़ लगाएं लेकिन उसको इस तरह से रखें, मतलब हमेशा उसको अपना समझते हुए उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, तभी पेड़ लगाने का फायदा होता है। वरना होता क्या है, आजकल तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग केवल फोटो खींचने के लिए या फिर सेल्फी के लिए पेड़ लगाते हैं, उसके पश्चात उसकी कोई रख रखाव नहीं है। तो इससे तो ना ही लगाएं तो बेहतर है। कम से कम कोई जो दूसरा व्यक्ति है वो तो उसको लगा के कम से कम उसकी रखवाली करेगा, है ना। तो यदि पेड़ लगाते हैं आप लोग भी, भले ही एक पेड़ लगाओ लेकिन उसकी रक्षा भी करो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, वनों का दोहन होने लगा। एक तो वन कटान ज्यादा होने लगा। ठीक है, वनों को ठेके पर दिया जाने लगा तो ठेकेदार भी उसको नष्ट करने लगे। और तीसरा, कुछ कुछ जो प्रजातियां थी वो विलुप्त भी होने लगी जो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण एक कारण था रेलवे का आगमन। ठीक है, जैसे ही रेल का आगमन हुआ तो रेल इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक रहा था, रेल का वनों के दोहन में। अब आप कहेंगे रेल का योगदान कैसे रहा, इससे पटरी तो बनते नहीं है या डब्बे तो बनते नहीं है। जो पहले पटरियां बिछाई जाती ना, आपने रेलवे देखा होगा, रेलवे जो ट्रैक होता है, ये ट्रैक है, तो इस तरह से बीच में वर्तमान समय में ये ट्रैक जो बिछा होता है, किस में बिछा होता है? ये सीमेंट की गिट्टे होते हैं। ठीक है, सीमेंट की इन गिट्टियों पर ट्रैक बिछा होता है ऊपर से। नहीं, ये जो ट्रैक है सीमेंट की वर्तमान में गिट्टियां बनती है, इन पर बिछा होता है, इन पर इसको फिट किया जाता है। लेकिन जो पहले ट्रैक बनता था ये लकड़ी की गिट्टियों पर बिछाया जाता था, तब सीमेंट की नहीं, तब लकड़ी की बनती थी, है ना। तो इसीलिए अब जितना ज्यादा रेलवे का विस्तार होगा, जहां जहां रेलवे जाएगा वहां वहां वनों का दोहन होगा। तो उत्तराखंड में भी रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, उत्तराखंड तब संयुक्त प्रांत का ही हिस्सा था। ठीक है, अब उत्तराखंड अलग से प्रदेश तो था नहीं, ब्रिटिशों के अधीन था, संयुक्त प्रांत में था। तो इस कारण संयुक्त प्रांत में या फिर भारत में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी रेलवे ट्रैक बनता था तो सबसे ज्यादा लकड़ी कहाँ से कटेंगी? जहां पेड़ है, जहां वन है। उत्तराखंड पहले से ही वन संसाधनों से क्या रहा है? संपन्न रहा है। तो रेलवे ट्रैक कहीं भी बने, लकड़ियां कहां से जाएंगी? उत्तराखंड से। तो इससे वनों का ज्यादा दोहन हुआ, तब आवश्यकता ये महसूस हुई कि कहीं ना कहीं वनों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए क्या बना, सबसे पहले हम इसमें अब एक एक करके इसके फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, बीच बीच में जो समझाने वाला हूं मैं आपको समझाता भी रहूंगा, तो आप लोग फटाफट इसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, वन संरक्षण, ठीक है, एवं आंदोलन हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। तो शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले देखो 1826 में, 1826 में ट्रेल ने, ठीक है, थापला भूमि को, ट्रेल ने थापला भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया। ठीक है, संरक्षित घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। इस प्रकार क्या हुई,
मतलब सरकारी वनों की यहाँ पर नींव पड़ गई। अब ठीक है, सरकारी वनों की नींव इस तरह से पड़ गई, सरकारी वनों की नींव पड़ गई, सरकारी वनों की नींव। नींव क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि देखो अभी तक का हमने ये देखा था कि वन संरक्षित सरकार के अधीन नहीं थे, तो ये जो वन थे ये कहाँ आ गए, अब सरकार के अधीन आ गए। ठीक है, 1853 में रेलवे आगमन से वनों का अत्यधिक दोहन हुआ। ठीक है, वनों का अत्यधिक दोहन हुआ, ये मैं आपको लिखा समझा चुका हूं। ठीक है, दोहन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रेलवे ट्रैक पहले लकड़ी के गिट्टों पर बिछाए जाते थे। फिर 1858 में क्या होता है, 1858 में रैमजे, ठीक है, जो हेनरी रैमजे था, रैमजे ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था क्या कर दी, बंद कर दी। ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था, पुरानी ठेकेदारी, ठीक है, व्यवस्था, पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था बंद कर दी। ठीक है, जो वनों को ठेके पर दिया जाता था वो सिस्टम समाप्त कर दिया। और 1861 में रैमजे ने क्या किया था, बंदोबस्त किया था। 1861 में रैमजे ने वन बंदोबस्त किया था, वन बंदोबस्त किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रैमजे ने वन बंदोबस्त कब किया था, 1861 में। तो 1858 में इसने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था बंद कर दी और 1861 में इसने वन बंदोबस्त किया था। हो सकता है देखो उच्चारण में कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग लिखने पर ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ। फिर क्या हुआ, 1864 में, 1864 में, 1864 में ब्रिटिश सरकार ने जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की। ठीक है, वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना की किसने, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, किसकी सहायता से, जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की। इसके पहले महानिरीक्षक कौन थे, डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, इसके पहले महानिरीक्षक, पहले महानिरीक्षक, इसके पहले महानिरीक्षक कौन थे, डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, ये क्या थे, इसके पहले महानिरीक्षक थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1864 में जब वन विभाग की स्थापना की गई थी तो इसके पहले महानिरीक्षक कौन थे, डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, ये इसके पहले महानिरीक्षक थे। फिर 1865 में देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भारत का पहला वन अधिनियम, भारत का पहला वन अधिनियम लाया गया। ठीक है, भारत का पहला वन अधिनियम लाया गया, भारत का पहला वन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया था, 1865 में। इसके पश्चात 1868 में, 1868 में कुमाऊं वन विभाग, ठीक है, कुमाऊं वन विभाग तथा 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना। ठीक है, प्रश्न बन सकता है यहां से कि स्थापना। बाकी एफआरआई वगैरह मैं आपको देहरादून जनपद में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वहां पर, यहाँ पर हम उसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से देखो, जब वन अधिनियम आ गया यानी कि एक्ट आ गया, अब एक्ट आने से क्या होता है ना कुछ प्रतिबंध जरूर लगते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हैं नकल विरोधी कानून जो अधिनियम आया है उत्तराखंड सरकार का, तो किस चीज के लिए आया है, नकल पर रोक लगाने के लिए। अब वन अधिनियम आया तो किस चीज के लिए आया, जो वनों का दोहन हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनको बढ़ाने हेतु प्रयास करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक्ट तभी तो आता है ना, कोई भी संहिता या एक्ट क्यों होता है, किसी चीज में सुधार के लिए ही तो होता है। तो ये सुधार के लिए लाया गया। तो यहां से क्या हो गया, वनों पर कहीं ना कहीं सुधार करने की जो शुरुआत हो गई 1865 से हो गई। और इसी के तहत देखो 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हो गई और 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हो गई। फिर क्या होता है, 1878 1878 में एक लाया गया अखिल भारतीय वन अधिनियम, अखिल भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, 1878 में अखिल भारतीय वन अधिनियम लाया गया। ठीक है, ये किसका संशोधित रूप था, 1865 का ही संशोधित रूप था। ठीक है, 1865 के वन अधिनियम का संशोधित रूप, के वन अधिनियम का क्या था, ये वन अधिनियम का संशोधित रूप था। ठीक है, मतलब जो 1865 का वन अधिनियम था उसमें संशोधन कर दिया गया। देखो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1826 में ट्रेल ने थापला भूमि को संरक्षित घोषित किया और सरकारी वनों की इस तरह से नींव पड़ गई। क्योंकि अभी तक हम क्या थे, राजा महाराजाओं के काल में जी रहे थे। अब अंग्रेज लोग आए
तो अंग्रेजों ने सरकारी भूमि वनों के संरक्षण को जरूरी समझा और सरकारी भूमि की नींव रखी। फिर 1853 में रेलवे आगमन के साथ साथ वनों का अत्यधिक जो दोहन शुरू हो गया। अब उस पर रोक लगाने के लिए देखो 1858 में रेमजे ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था बंद कर दी। होता क्या था, ठेकेदारों को वन काटने के लिए दे दिया, वो सारा वन नष्ट करके चले जाते थे, ठीक है, सारे वन को उजाड़ के चले गए। तो रेमजे को लगा कि ठेकेदारी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसने इसको बंद कर दिया। और साथ ही साथ बंद तो किया, और 1861 में क्या किया इसने, वन बंदोबस्त भी किया एक, जो कि उत्तराखंड ही नहीं भारत का पहला वन बंदोबस्त था। भारत का पहला वन बंदोबस्त था कब का, 1861 का, ठीक है। फिर 1864 में देखो वन विभाग की स्थापना हुई। इसके पहले महानिरीक्षक कौन बने, डिटरिच ब्रेंडिस, ठीक है। फिर 1865 में भारत का पहला वन अधिनियम आया, जिसमें संशोधन कब हुआ, 1878 में। किस नाम से हो गया, अखिल भारतीय वन अधिनियम। और 1868 में कुमाऊं वन विभाग और 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना भी हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1890 में चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान शुरू हो गया, ठीक है। लीसा टिपान मतलब लीसा निकालना क्या हो गया, इसमें शुरू हो गया। लीसा होता है ना, लीसा कैसे निकलता है, आपको चीड़ के पेड़ों से निकलता है। तो उनकी जड़ पर इस तरह से, जैसे माना चीड़ का पेड़ है तो इसको इतना छिलते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको छिला, और छिलने के पश्चात उसमें जो ब्लेड सी आती है, ठीक है, उसकी सहायता से उसको इस तरह से काट देते हैं, इस तरह से उसको काटते हैं। और इसमें एक पत्ता लगा के यहाँ पर एक नीचे गमला लगाते हैं, ठीक है, ये भरता है इस तरह। तो इस तरह से लीसा निकाला जाता है। कई सारे लोगों ने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में लीसा आज भी निकाला जाता है, ठीक है। तो लीसा कैसे निकाला जाता है, देखो ये आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। लीसा टिपान शुरू हो गया 1890 में, किससे, चीड़ के वृक्षों से। ये पहले पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1893 में जो बेनाम भूमि है उसको संरक्षित वन घोषित कर दिया। 1893 में समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया, ठीक है। जो भी बेनाम भूमि थी संरक्षित घोषित कर दिया, ठीक है। समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया। ये आपने ध्यान रखना है। कब किया, 1893 में। 1890 में देखो चीड़ के वृक्षों से लीसे की शुरुआत हुई, और 1893 में समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया। उसके पश्चात क्या होता है, 1894 में दो अधिसूचनाएं आती हैं। 1894 में दो अधिसूचना आती है, ठीक है। दो अधिसूचना मतलब जो सरकार का आदेश आता है, ठीक है। दो अधिसूचना आती हैं, क्या क्या होती हैं, पहली अधिसूचना और दूसरी अधिसूचना, दोनों देखते हैं। पहली अधिसूचना में 8 प्रजातियां आरक्षित घोषित हो जाती हैं, ठीक है। नाम जरूरी नहीं है, कौन कौन सी हैं, 8 प्रजातियां आरक्षित घोषित, मतलब वृक्षों की 8 प्रजातियां आरक्षित हो जाती हैं। और दूसरी अधिसूचना में क्या होता है, संरक्षित वनों हेतु नियम निर्धारित हो गए। संरक्षित वनों हेतु नियम निर्धारित, ठीक है। कुछ नियम यहाँ पर निर्धारित कर दिए संरक्षित वनों के लिए कि संरक्षित वनों में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे जंगली जानवरों का शिकार, जाल डालना, मछली पकड़ना, ये क्या हो गया, सब अवैध घोषित कर दिया। मतलब अब जो संरक्षित वन है यहाँ पर कोई जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकेगा, मछली पकड़ने के लिए जाल इत्यादि नहीं डालेगा, ठीक है। और मछली पकड़ना भी ये सब क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया। और 1903 में संरक्षित वनों को 1903 में 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। 1903 में 2 भागों में बढ़ गए, कौन, संरक्षित वन। कब बटे, 1903 में, ठीक है। 1903 में 2 भागों में बढ़ गए, कौन कौन से भाग, एक बंद सिविल वन और एक खुले सिविल वन, ठीक है। बंद सिविल वन और खुले सिविल वन, ठीक है। इस तरह से 2 भागों में बढ़ गए। 1903 में बटे। बंद सिविल वन क्या थे, जहां पर पुनर्जनन या संरक्षण हेतु बंद किए गए थे, मतलब जहां पर पुनर्जनन की संभावना थी, संरक्षण के लिए बंद कर दिए गए। और खुले सिविल वन क्या थे, यहाँ पर ग्रामीणों को वन संबंधी अधिकार दे दिए। खुले सिविल वनों में ग्रामीणों को वन संबंधी अधिकार दे दिए। अधिकार मतलब जैसे चारा उठाना, लकड़ी इत्यादि लाना, सूखी लकड़ी इत्यादि लाना, ठीक है। क्योंकि तत्समय कृषि और पशुपालन 2 ही तो मुख्य आधार थे। कृषि उपकरणों के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। मनुष्य तब गैस इत्यादि था नहीं, तो मनुष्य को अपना भोजन इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी। और साथ ही यदि पशुपालन करना तो पशुओं के लिए चारे इत्यादि की व्यवस्था भी कहां से होगी, वनों से होगी। तो 1903 में संरक्षित वनों को 2 भागों में बांट दिया। उसमें एक बंद सिविल वन
एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पुनर्जनन की, माना कोई वृक्ष है उसके पुनः उगने की संभावना हो, ठीक है, मतलब पुनर्जनन की संभावना हो, और या फिर उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हो। ऐसा माना कि किसी एरिया में कोई वृक्ष क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है लगातार, तो उसके संरक्षण की आवश्यकता है, तो उन्हें बंद सिविल वन में डाल दिया। जबकि खुले सिविल वन क्या हो गए, जहां पर ग्रामीणों को अधिकार दिए गए, भाई आप जाओ लकड़ी उठाओ, चारा निकाल के लाओ, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना है वनों को, जितनी अपनी आवश्यकता है उसके लिए। धीरे धीरे देखो चीजें प्रतिबंधित और कर दी गई, ठीक है। हम पृष्ठभूमि अभी पढ़ रहे हैं 1921 में वन आंदोलन क्यों हुआ, या फिर 1930 में वन आंदोलन क्यों हुआ, ये उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, एक अधिसूचना आती है 16 अक्टूबर 1902, 16 अक्टूबर 1902, ठीक है। अधिसूचना द्वारा, एक आदेश द्वारा, ठीक है, अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और मलबा ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, सब कहाँ है, सात ताल, सब कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है, सात ताल और मलबा ताल में मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। मछली पकड़ना क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। मछली पकड़ना क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, मतलब अब कोई मछली नहीं पकड़ सकता। देखो लोगों को सीमित अधिकार मिल रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहे हैं, सीमित अधिकार मिल रहे हैं, अब ज्यादा अधिकार नहीं मिल रहे ना। फिर क्या हुआ, देखो 1911 से 17 में एक कौन सा आया था बंदोबस्त, ये था स्टीफी स्टीफी और नेल्सन का, ठीक है, स्टीफी प्लस नेल्सन का वन बंदोबस्त था। स्टीफी और नेल्सन का वन बंदोबस्त था, जो कि 1911 से 17 के बीच में आया था। इसके द्वारा 3311 वर्ग मील वन आरक्षित घोषित कर दिए गए, 3311 वर्ग मील, ठीक है, वर्ग मील वन आरक्षित घोषित कर दिए, ठीक है। जो 1911 से 17 का जो वन बंदोबस्त आया था स्टीफी और नेल्सन का, इसके द्वारा 3311 वर्ग मील जो वन है वो आरक्षित घोषित कर दिए। और ये मतलब ये जो बंदोबस्त था ना, जनता पर जबरदस्ती थोपा गया। अब देखो यहां से हम देखते हैं 1893 में क्या हुआ, जो बेनाम भूमि है, अब हो सकता है बेनाम भूमि में वन न हो, या फिर ग्रामीणों के उपयोग की हो, जहां पर वो अपने पशुओं को चुगाते हो, या फिर जहां से चारा एकत्रित करते हो, या फिर लकड़ी इत्यादि उठाते हो, तो वो संरक्षित हो गए, तो वहां पर अब जा नहीं सकते। फिर क्या हुआ, दो अधिसूचना आई, यहाँ पर 8 प्रजातियां तो आरक्षित घोषित हो गई, लेकिन जो संरक्षित वन है इनके लिए कुछ नियम निर्धारित हो गए, ठीक है। एक बंद सिविल वन और एक खुले सिविल वन। खुले सिविल वनों में ग्रामीणों को कुछ छूट दी गई, ज्यादा छूट नहीं, कुछ छूट दी गई। और साथ ही साथ जो ताल थे, जैसे भीम ताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल, मलबा ताल, यहाँ पर मछली पकड़ना भी अवैध घोषित कर दिया, मछली भी नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर एक बंदोबस्त जनता पर जबरदस्ती थोपा गया 1911 से 1917 में, जो था स्टीफी और नेल्सन का वन बंदोबस्त था। इसके जरिए 3311 वर्ग मील भूमि को क्या कर दिया, आरक्षित घोषित कर दिया, ठीक है। अब लोगों के सामने जो समस्या खड़ी होगी वनों के संबंध में, एक तो स्वयं के भोजन इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था, गायों के लिए मतलब पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था, ठीक है, उन्हें चुगाने की व्यवस्था। तीसरा, कृषि उपकरणों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और चौथा क्या अनिवार्य था, देखो जो पशुपालन तो नहीं रहा, कृषि नहीं रही, लेकिन जो मत्स्य इत्यादि से अपनी आजीविका चलाते थे वो भी उनके पास नहीं रहा। तो लोग अब क्या करेंगे, विरोध, इन सब चीजों का क्या होगा, हम विरोध होगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम विरोध देखते हैं किस तरह से विरोध होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता इसको आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता अब है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं विरोध कैसे हुआ। 1921 का वन आंदोलन, ठीक है, प्लस 1930 में आंदोलन में वन आंदोलन, ठीक है। दो वन आंदोलन हुए थे, देखो एक 1921 में हुआ था और एक 1930 में हुआ था। तो 1921 का जो वन आंदोलन था, मैंने उसकी आपको पृष्ठभूमि समझाई, क्यों वो आंदोलन हुआ था, ये आप लोग समझ गए है ना। तो किस तरह से विरोध हुआ। हालांकि देखो अब आंदोलन जो मुख्य था उसका रूप था वो था कुली बेगार आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं
उसमें वन जो संबंधी नीतियां थी वो भी क्या थी, उसमें शामिल थी। मैंने आपको बताया था कुमाऊं परिषद के जो गठन का उद्देश्य था, कुली बेगार के साथ साथ जंगलात कानून को सुधारना भी क्या था, उसका उद्देश्य था। ये मैंने आपको लिखाया था, है ना। तो यहाँ पर उसको दोबारा से लिखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, उसमें 1921 में वन में देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई, तो क्योंकि लोग अपना रोष प्रकट करने लगे, अपना गुस्सा प्रकट करने लगे, जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई, और साथ ही साथ लोगों ने उसको बुझाने में भी कोई रुचि नहीं ली, जलने दिया, ठीक है, जलने दिया जंगलों को। तो जंगल में आग लगाने के जुर्म में दुर्गा देवी को, ठीक है, 1921 में सोमेश्वर में दुर्गा देवी को वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई थी, ठीक है। वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद, ठीक है। ये कोई राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं थी, ठीक है, ये कोई राजनीतिक या स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी नहीं थी, ये केवल एक आंदोलनकारी थी, वो भी वन संबंधी आंदोलनकारी। इसलिए उत्तराखंड की पहली स्वतंत्रता सेनानी, महिला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गई थी, कौन है, बिश्नी देवी शाह। लेकिन इन्हें 1 माह की कैद क्यों हुई थी, वनों में आग लगाने के जुर्म में, ठीक है, वनों में आग लगाने के जुर्म में दुर्गा देवी को 1 माह की कैद हुई थी। इसके पश्चात सरकार को लगा कहीं ना कहीं लोग जो भी कर रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन हो, तो सरकार ने क्या किया, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया, ठीक है। कब हुआ, देखो 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। ये प्रश्न पहले पूछा गया एक बार, ठीक है, कब गठन हुआ था, 13 अप्रैल 1921 को। अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे पी विंठम, ठीक है, पी विंठम क्या थे इसके अध्यक्ष कौन थे इसके, पी विंठम, ठीक है, पी विंठम इसके अध्यक्ष थे, जो कि तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर भी थे। इन्होंने 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर 1921 को रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, 28 अक्टूबर 1921 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर, ठीक है, इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शासन ने 1925 में, ठीक है, कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1925 में सरकार ने क्या किया, पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था का निर्णय लिया, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था का निर्णय लिया, ठीक है, निर्णय लिया। कौन सी पंचायतें, वन पंचायतें, इसको लिख लीजिएगा, वन पंचायत, ठीक है, वन पंचायतों की व्यवस्था का क्या लिया सरकार ने, निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जरूरत महसूस मानी गई यहाँ पर कि लगा इस कमेटी की सिफारिश। तो कमेटी ने देखो मुख्यतः जो पिछला बंदोबस्त हुआ था 1911 से 1917 का, उस पर रिसर्च करा, लोगों की बातें सुनी, जगह जगह गई, ठीक है, उसके आधार पर ये सिफारिश दी कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होनी चाहिए, वन पंचायतें गठित होनी चाहिए, ठीक है। तो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार को भी 1925 में ऐसा आभास हो गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर सरकार ने निर्णय ले लिया 1925 में कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतें हों, ठीक है। तो अब देखो फिर वन पंचायतों के गठन के लिए, ठीक है, वन पंचायतों के गठन एवं प्रबंधन, ठीक है, एवं प्रबंधन हेतु, वन पंचायतों के गठन एवं प्रबंधन हेतु 1931 में नियमावली बनाई गई, ठीक है, 1931 में क्या बनी, नियमावली बनी। कब बनी, 1931 में। किसके तहत ये बनी थी नियमावली, जो अधिसूचित जिला अधिनियम था 1874 का,
ठीक है। 1874 के अधिसूचित अधिसूचित जिला अधिनियम के तहत, ठीक है, अधिसूचित जिला अधिनियम के तहत ये नियमावली बनाई गई, ठीक है, के तहत। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से, देखो अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी, पूरा वनों के बारे में जो आप समझ रहे हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ज्यादा टफ आपको नहीं लग रहा होगा। सबसे पहले देखो 1930 में, सर्वप्रथम 1930 में, ठीक है, नैनीताल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में पंचायती वनों की स्थापना की गई, ठीक है, पंचायती वनों की स्थापना की गई, ठीक है, स्थापना की गई। तो सबसे पहले देखो 1930 में पंचायती वनों की स्थापना की गई, फिर 1931 में चमोली में भी इसकी स्थापना हो गई, ठीक है, 1931 में चमोली में भी स्थापना हो गई, चमोली में भी, ठीक है। तो इस तरह से देखो 1930 का जो वन आंदोलन था वो भी मुख्यतः इसी पर आधारित था। तो इस दौरान जो 1931 का 1930 में जो वन आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? कुमाऊं क्षेत्र के हर्षदेव ओली ने। ये मैंने आपको लिखाया था पहले, ठीक है, तो उसको दोबारा से लिखने की अब आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर फैक्ट महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं वन संबंधी, ये मैंने आपको पूरे इसमें लिखा दिए, ठीक है। देखो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी पूछी गई है 13 अप्रैल 1921, 28 अक्टूबर 1921 ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। इसकी सिफारिश के आधार पर 1925 में सरकार ने वन पंचायतों के गठन का निर्णय लिया था और नियम इसके लिए कब बने थे? 1931 में, जो कि 1874 के अधिसूचित जिला अधिनियम के तहत नियम बने थे, ठीक है। और सर्वप्रथम 1930 में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल में वन पंचायती वनों की स्थापना की गई थी और 1931 में चमोली में भी की गई थी। बाकी देखो छोटी मोटी घटनाएं होती रही जो कि अति महत्वपूर्ण ज्यादा मुझे नहीं लगती गई है। तो वनों में इतना ही जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो सरकार के बाद की जो मतलब स्वतंत्रता के पश्चात की या फिर वन संबंधी चीजें होंगी उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बेहतर लगा होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड में उद्यान विकास और साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन। कोशिश आज भी मैंने थोड़ा सा तेजी से क्लास आप लोगों को दिया, हो सकता है किसी को नोट करने में ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत तेजी से लिखा दिया। तो अगली क्लास भी ऐसे ही मैं आपको दूंगा ताकि उसमें मैं आपको जो राज्य आंदोलन है वो भी कवर करा सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।